आज के बाद जो आंसर करोगे, मैं अब जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आंसर करोगे। और इसे आप जैसे बोलते हैं ना गांठ बांधना, आप इसे सिंपली वे में गांठ बांध लीजिए। एरेटिक वे में नहीं बताना है, हम कुछ का कुछ बता रहे हैं, कुछ का कुछ बता रहे हैं। आपको बिल्कुल सीक्वेंस भी मैं जैसे बताऊंगा वैसे ध्यान रखनी है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बड़ी रेयर है, आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी। अपने टीचर से भी जाके पूछोगे तो वो भी इस सीक्वेंस में नहीं बताएगा, मगर ये बहुत ही वैसी सीक्वेंस है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये अर्लियर मैंने भी कोर्स में बताया था, मगर यहाँ पर अर्लियर मत मान के चलना इसको। मैं आगे इसको एक्सटेंड करूँगा किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हमारे कोर्स का नाम है हाउ टू फाइंड एक्यूरेट रिजल्ट यूजिंग विमशोत्री दशा सिस्टम, इनोवेटिव दशा इंटरप्रिटेशन मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि मैंने इसको डेवलप किया है खुद इस मेथड को। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाउ दशा लॉर्ड डिलीवर्स रिजल्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि दशा लॉर्ड रिजल्ट कैसे डिलीवर करता है। तो उसमें जो रिजल्ट डिलीवर करता है उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यही सीक्वेंस याद रखनी है, इसको बदलना नहीं है, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं करना है। इसे आप चाहे रट लीजिए चाहे लिख लीजिए। द सिग्निफिकेशंस ऑफ द भावा occupied by the dasha lord in D1 chart becomes the source of an event। जहां पर भी प्लेनेट बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, वो इस इवेंट का सोर्स बनेगा। अब सोर्स को मैं समझाऊंगा, उसको समझने में टाइम लगता है कि जहां पर बैठा है वो इवेंट्स का सोर्स बनेगा। अब वो रिजल्ट कैसे देगा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेंट मे टेक प्लेस ड्यूरिंग द एमडी ऑफ प्लेनेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कहाँ से देगा, उससे कम कहाँ से देगा, उससे कम और कहाँ से देगा। तो जिस भाव में बैठा है वो बनेगा सोर्स ऑफ द इवेंट। मतलब क्या रिजल्ट मिलने हैं वो उस भाव के अधीन आकर वो देगा। और अधीन का मतलब भी समझा दूंगा मैं। सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसी की भी दशा में मिलते हैं उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस ऑफ दशा लॉर्ड। नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं आप सबको पता होने चाहिए। जिसे नहीं पता है नेचुरल सिग्निफिकेशन वो मुझे ग्रुप में मैसेज डालेगा, मैं उसको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो जैसे जुपिटर की महादशा आ गई तो जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेशन आपको पुत्र कारक होता है, वो तो आपको पुत्र देगा। एजुकेशन का भी कारक होता है, आपको एजुकेशन भी दे सकता है। मान सम्मान का कारक है, मान सम्मान दे सकता है। एक्सपेंशन का कारक है तो एक्सपेंशन दे सकता है। वो आपके नेचुरली कुछ एक डिजीज का कारक है तो वो बीमारियां भी जुपिटर अपनी दशा में जब आएगी तो अपने नेचुरल कारक के रिजल्ट सबसे स्ट्रोंगली देगा। मतलब जब भी किसी भी ग्रह की दशा आती है तो आप ये मानकर चलिए कि उसके नेचुरल कारकत के रिजल्ट मिलते ही हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि शुक्र की दशा है तो संतान हो जाएगी, वो सॉरी शादी हो जाएगी, मैरिज क्यों हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की दशा का मतलब भावों से कोई लेना देना नहीं, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसने अपने नेचुरल कारकत के देने हैं। जुपिटर की दशा है तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है। तो आप ये मानकर चलोगे कि वो नेचुरल कारकत के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। दूसरा देता है, और यही सीक्वेंस याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भावा ओन्ड बाई दशा लॉर्ड इन D1 चार्ट। मतलब लग्न कुंडली में वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों के रिजल्ट सेकंड नंबर पर देगा। अभी कैसे देगा इस पर कोई भी बात नहीं करेगा, अभी हम केवल बात कर रहे हैं कहां कहां के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। थर्ड वन, भावा ओन्ड बाई द प्लेनेट विच इज इन साइन एक्सचेंज विद द दशा लॉर्ड। तो साइन एक्सचेंज का मैंने वीडियो डाला था, उसको देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो अभी भी वो कल ही मैंने अपलोड किया था, तो यू कैन वॉच क्या होता है साइन एक्सचेंज का मतलब। तो जब साइन एक्सचेंज जिससे हो रखी है उसके भावों के भी रिजल्ट देगा वो प्लेनेट। जैसे जुपिटर का एक्सचेंज हो रखा है शनि के साथ, तो शनि के जो भाव हैं उनके भी रिजल्ट देगा, मगर खुद के रिजल्ट ज्यादा इंटेंसिटी से देगा, और जिससे एक्सचेंज है उसके रिजल्ट रिलेटिवली कम इंटेंसिटी से मिलेंगे। और चौथा, भावास ओन्ड बाय द प्लेनेट इन कंजंक्शन विद और रिसीविंग एस्पेक्ट फ्रॉम विद इन इट्स ऑर्बिट। मतलब जिनके साथ वो कंजक्टेड है उन भावों के रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं, और जिन जो उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं विद इन ऑर्बिट उनके रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं। विद इन ऑर्बिट का मैं मतलब बता देता हूं रफली। आप ये मानकर चलें कि कंजंक्शन और एस्पेक्ट हमेशा नहीं होता।
कंजंक्शन और एस्पेक्ट में एक लिमिट होती है, वहीं तक आप कंजंक्शन और एस्पेक्ट मानकर चलोगे। उससे ज़्यादा यदि दूरी पर कोई भी प्लेनेट आपका बैठा हुआ है तो उसको आप ना ही कंजंक्शन मानोगे, ना ही उसको आप एस्पेक्ट मानकर चलोगे। तो चलो कंजंक्शन और एस्पेक्ट की बाद में बात करूंगा मैं। तो यहां पर देखिए क्या है, ये एक रेंज है, ट्रेडिशनली प्लेनेटरी ऑर्बिट है, जिसको हम दीप्तांशा रेंज बोलते हैं। दीप्तांशा रेंज सभी प्लेनेट की अलग अलग होती है। सूर्य की जो दीप्तांशा रेंज है वो 15 डिग्री है, मून की 12 डिग्री है, मार्स की 7 डिग्री है, मरकरी की 7 डिग्री है, जुपिटर की 8 डिग्री है, वीनस की 9 डिग्री है और सैटर्न की 9 डिग्री है। तो अब आप ऐसा मानकर चलेंगे यहां पर कि कोई भी प्लेनेट यदि सूर्य से 15 डिग्री बियॉन्ड चला गया तो उसका सूर्य के साथ कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। कोई भी प्लेनेट मून से 12 डिग्री बियॉन्ड चला गया तो मून के साथ युति नहीं मानी जाएगी। जैसे मून की डिग्री सपोज 7 है और दूसरा प्लेनेट की 20 है, तो एक ही राशि में होते हुए भी वो कंजंक्शन नहीं होगा। और कोई प्लेनेट 20 डिग्री का है और वो मून को एस्पेक्ट कर रहा है तो एस्पेक्ट भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्या इग्नोर नहीं करना है कि कंजंक्शन कब होगा, जब हम कह रहे हैं कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में उसके साथ कंजक्टेड प्लेनेट के रिजल्ट देता है। तो कंजंक्शन कब होगा, कंजंक्शन माना जाएगा जब वो प्लेनेट की डिग्री विद इन दिस रेंज है। मरकरी से कोई भी प्लेनेट 7 डिग्री तक है तब भी वो कंजंक्शन में माना जाएगा, और 7 से ज़्यादा डिग्री हो गया तो उसको कंजंक्शन में नहीं मानेंगे। शुक्र से कोई भी प्लेनेट 9 डिग्री में है तभी उसे कंजंक्शन में माना जाएगा, और 9 से ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सैटर्न से कंजंक्शन में माना जाएगा यदि 9 डिग्री है। वन मोर थिंग, ये जैसे सूर्य से जो 15 डिग्री तक है वो कंजंक्शन में माना जाएगा, मगर वो वीक कंजंक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन तभी होगा जब वो सूर्य से 7.5 डिग्री के पास है। बस सूर्य के केस में एक्चुअली कंबशन हो जाता है, तो सूर्य के केस में कंजंक्शन सेंटेंस यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से मून से 12 डिग्री तक तो आप कंजंक्शन मानकर चलोगे, मगर स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन मून से तभी माना जाएगा जब प्लेनेट 6 डिग्री है उससे। 6 डिग्री आगे या पीछे, सपोज मून आपका 15 डिग्री पर है और वो दूसरा प्लेनेट 21 डिग्री पर है या 9 डिग्री पर है, तभी वो ज्यादा रिजल्ट कंजंक्शन के दे पाएगा। उससे ज्यादा है तो वो कंजंक्शन तो माना जाएगा मगर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। 12 डिग्री तक कंजंक्शन मान सकते हो आप, मगर 12 के बियॉन्ड होते ही वो कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। तो इन सभी डिग्रीज को आप रफली याद रख लीजिए, याद नहीं भी होगी तो आप ये मान के चलिए कि 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है रफली, तो कंजंक्शन नहीं होगा। और 5 डिग्री तक का डिफरेंस है तो कंजंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। या कई लोग ऐसा कहते हैं 2 नवांशा 6 डिग्री 40 मिनट तक यदि किसी प्लेनेट के 2 प्लेनेट्स के बीच का डिफरेंस है तो वो कंजंक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद वो कंजंक्शन वीक हो जाता है। और 10 डिग्री से ज्यादा यदि कंजंक्शन में 2 प्लेनेट्स के बीच में है तो आप ये मान लीजिए रफली वो कंजंक्शन नहीं है। यदि यहां पर आप देखोगे तो देखिए जो मैंने ऑर्बिट लिखा है उसमें 10 डिग्री से ज्यादा केवल सन और मून दे रखे हैं, बाकी सब 10 डिग्री से लेस हैं। तो रफली आप ये याद रख लीजिए, यदि 2 प्लेनेट के बीच में 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो कंजक्टेड नहीं माने जाएंगे। एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर एस्पेक्ट में भी यदि उनका 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो एस्पेक्ट भी नहीं माना जाएगा। तो ये आपके माइंड में बिठाइए, क्योंकि हम तब तक डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि कंजंक्शन क्या है और वो आपका एस्पेक्ट क्या है। हमें मालूम होना चाहिए कि कंजंक्शन क्या होता है और एस्पेक्ट क्या होता है, तभी हम लेंगे। तो कोई भी प्लेनेट कौन कौन से रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशन, दूसरे नंबर उसके लॉर्डशिप के हाउसेस, तीसरे नंबर यदि वो किसी के साथ एक्सचेंज है तो उसके, चौथे नंबर पर जिन प्लैनेट्स के साथ कंजक्टेड है उनके भावों के, वो प्लेनेट के भावों के, और जो प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं उनके भावों के रिजल्ट भी देगा। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली लगाते हैं, तो मैं एक कुंडली में आपको समझाऊंगा। ये हमने चार्ट लिया, मैंने ऐसे ही कहा कि भाई आपका सपोज हम कहते हैं कि जुपिटर किसके रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि भाई इसमें जुपिटर किसके रिजल्ट देगा, तो जुपिटर यहाँ पर जो सोर्स बनेगा वो होगा 7वां भाव। अभी मैं सोर्स का मतलब आपको समझाऊंगा। सोर्स बनेगा 7वां भाव,
और रिजल्ट किसके देगा? तो सबसे पहले जुपिटर अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा। तो आपके माइंड में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए जब आप जुपिटर की दशा को एनालाइज कर रहे हो। दिमाग में बिठाइए जो बात मैं बोल रहा हूँ। जुपिटर की दशा आप इस पर्सन की आप एनालाइज कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे? जुपिटर के भावों के रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर के भावों के, जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट मिलेंगे। यदि इसको संतान एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एज है, तो हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति हो सकती है इसको। जुपिटर आपको कोई भी नेम फेम भी दे सकता है आपको। जुपिटर आपको जुपिटर से रिलेटेड डिजीज भी दे सकता है। डिपेंड करेगा कि वो आपको किस एज ग्रुप में है, आप उस हिसाब से हम देखेंगे। सिग्निफिकेशन के रिजल्ट एज ग्रुप के साथ बदल जाते हैं। यदि हम यंग हैं तो कुछ और रिजल्ट हम देखेंगे, एज ज्यादा बढ़ चुकी है तो कुछ और रिजल्ट देखेंगे। अब ये किन किन भावों के रिजल्ट देगा, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट देगा जुपिटर इसकी लॉर्डशिप लग्न और चौथे भाव के। इसके बाद किसके रिजल्ट देगा ये देखेंगे। किसी से एक्सचेंज है क्या? तो एक्सचेंज मरकरी से हो सकता है, तो मरकरी से एक्सचेंज नहीं है। चौथे नंबर पर बचा क्या कि ये किसी के साथ युति में है क्या? तो हमने देखा किसी के साथ युति में नहीं है। अब ये किसी के साथ एस्पेक्ट में है क्या? तो आप कहोगे देखिए सैटर्न एस्पेक्ट, बहुत लोग मान के चलेंगे एस्पेक्ट नहीं है सैटर्न का। सैटर्न हालांकि इससे 7वें भाव में बैठा है, मगर सैटर्न की डिग्री कितनी है? 29 डिग्री है, और जुपिटर की कितनी डिग्री है? 7 डिग्री है। तो दोनों के बीच में कोई भी एस्पेक्ट नहीं होगा। जुपिटर सैटर्न मैक्सिमम 17 डिग्री तक होता, तभी हम एस्पेक्ट मान के चलते हैं। उससे ज्यादा यदि है तो देयर इज नो एस्पेक्ट एट ऑल, कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो अब जुपिटर आपको जो रिजल्ट देगा वो लग्न के देगा और चौथे भाव के रिजल्ट देगा। और कहां बैठ कर दे रहा है? 7वें भाव में बैठकर दे रहा है। आप समझिए 7वें भाव में बैठ कर दे रहा है। चौथे भाव का रिजल्ट क्या होता है? चौथे भाव का रिजल्ट होता है, सोर्स कौन सा हुआ? 7वां भाव। हैप्पीनेस मिलेगी कहां से? 7वें भाव से। मतलब उसको खुशियां मिलेंगी, घर के अंदर खुशियां होंगी कहां से? 7वें भाव से। अब 7वां भाव कौन है? स्पाउस का। 7वां भाव कौन है? आपका पार्टनर का। 7वां भाव किसका है? नेम फेम का। 7वां भाव किसका है? प्रमोशन का। अब उस देश काल पात्र के हिसाब से उस व्यक्ति को देखेंगे और उस व्यक्ति को हम पकड़ेंगे वो किस स्टेज में है, आपके पास कौन सी वो विनती लेकर आया है, कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आया है, कौन सी क्वेरीज लेकर आया है। उस हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई साहब आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, आपको खुशियां मिलेंगी, क्योंकि चौथे भाव के रिजल्ट जुपिटर ने देने हैं। अब खुशियां किसके थ्रू मिलेंगी? आपको स्पाउस के थ्रू मिल सकती है, हैप्पीनेस मिलेगी। अब स्पाउस के थ्रू आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इसी तरीके से हम कहेंगे कि आपको हो सकता है आपका प्रमोशन हो, उससे खुशियां मिलेंगी। हो सकता है प्रॉपर्टी मिले आपको, चौथे भाव के रिजल्ट है। आप मकान खरीदो, आप कार खरीदो, कोई भी चीज खरीद सकते हो। और वो किस तरीके से खरीदनी है? आपने पार्टनरशिप के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू। 7वां हाउस एक्चुअली रिटेल बिजनेस का भी होता है। हो सकता है बिजनेस की वजह से आपको मकान खरीदना पड़े। आपको ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए सोर्स का क्या मतलब है, क्योंकि सोर्स में ज्यादातर लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये तो बता देंगे कि रिजल्ट, और यहां पर क्या मानकर चलते हैं कि जुपिटर 7वें भाव के रिजल्ट देगा, ये सब कहेंगे। आपने यही सुना होगा कि जुपिटर 7वें भाव में बैठा है तो मैं 7वें भाव के रिजल्ट देगा। मैं इसको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो 7वें भाव के रिजल्ट नहीं देगा, 7th हाउस विल बी द सोर्स। वो जितने भी रिजल्ट देगा सभी का सोर्स 7वां भाव होगा। जैसे इसके लॉर्डशिप के रिजल्ट दे रहा है चौथे भाव के, तो चौथे भाव का मतलब हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, जो भी बोलना चाहो, XYZ, सभी का सोर्स कौन सा बनेगा? 7वां भाव। तो 7वें भाव की वजह से, सोर्स का मतलब वजह, रीजन, तो उसकी हैप्पीनेस का रीजन 7वां भाव होगा, उसकी प्रॉपर्टी का रीजन 7वां भाव होगा, व्हीकल का रीजन 7वां भाव होगा, मदर से कनेक्टिविटी भी हो सकती है, 7वां भाव होगा। स्पाउस जो होगा ये सारे काम करवा सकता है। स्पाउस उसको वैसे भी हैप्पीनेस दे सकता है, मदर को भी हैप्पी कर सकता है। स्पाउस की वजह से उसको कार भी मिल सकती है, मकान भी मिल सकता है। ऐसे ही बिजनेस भी ये सारी चीजें करवा सकता है। उसको बिजनेस की वजह से भी हैप्पीनेस मिल सकती है, बिजनेस की वजह से भी उसको कार मिल सकती है, मकान मिल सकता है, मदर को भी खुश हो सकते हैं, अपना घर भी बन सकता है। चौथे हाउस के रिजल्ट मिलने वाले हैं, और प्रमोशन की वजह से भी ये सारी हैप्पीनेस मिल सकती है। फर्दर वो उसको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट हाउस नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने बारे में कोई घटनाएं आपकी लाइफ के अंदर घटित हो सकती है, आपका नेम फेम हो सकता है, आपको हैप्पीनेस हो सकती है किसी भी तरीके की। तो वो किस, उसका सोर्स क्या बनेगा? 7वां भाव बनेगा। अब यहां पर जुपिटर की दशा आपसे पूछी जाए, अब कैसे मिलेंगे, ये वर्ड मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, कैसे मिलेंगे।
मगर रिजल्ट कौन से भाव के मिलेंगे, कौन सा भाव सोर्स होगा, इन दो क्वेश्चनों का आंसर आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर अभी जुपिटर को बताया। अब मैं जुपिटर को हटा देता हूं और प्लेनेट लेता हूं। मैं एक पूरी कुंडली को आपने एनालाइज करना है, सभी के लिए होमवर्क है। जैसे मैं समझा रहा हूं एग्जैक्टली वैसे करना है आपको। आप सभी के लिए होमवर्क है। आप 10 कुंडलियों को एनालाइज करोगे, आप किसी भी और एस्ट्रोलॉजर से जो आसपास में जब पढ़ाते हैं लिखाते हैं उनसे बेटर इंटरप्रिटेशन इसका कर पाओगे। आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आप बेटर हो चुके हो आज ही की क्लास में। कैसे, देखिए, अब मैं मरकरी की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हम उठेंगे मरकरी कौन से रिजल्ट देगा, या शनि सैटर्न कौन से रिजल्ट देगा। सैटर्न को पकड़ लेते हैं अभी हम। तो यहां पर हम देखते हैं कि सैटर्न को आपने पकड़ा तो कहां पर बैठा हुआ है, लग्न, तो लग्न में बैठकर रिजल्ट देगा। अब सैटर्न को हम देखते हैं कि भाई किन किन भावों का स्वामी है, तो सैटर्न आपका भावों का स्वामी हो गया। एक एक प्लैनेट को इंटरप्रेट करते हैं, देखिए दूसरे और तीसरे भाव का। तो सैटर्न सोर्स क्या होगा, जो भी रिजल्ट देगा लग्न में बैठकर, मतलब सेल्फ अपने एफर्ट से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लगने का मतलब यह है सेल्फ एफर्ट। अब रिजल्ट किसके देगा, नेचुरल सिग्निफिकेशंस के। तो सैटर्न के जो भी नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उनके आपको रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न के नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम्स देता है, नेचुरल सिग्निफिकेशंस है इसका सैटर्न का, आप रोक नहीं सकते। ये आपको क्या है, कष्ट देगा, दुख कारक प्लेनेट है, न्याय कारक प्लेनेट है, कर्म कारक प्लेनेट है। तो ये सारी चीजें आपको देगा, परेशानियां देगा। और सोर्स कौन बनेगा, सेल्फ। अपनी वजह से आपको परेशानियां मिलेंगी या अपने आप को परेशानियां मिलेंगी, आपकी बॉडी को परेशानियां मिलेंगी। तो शनि इन चीजों का नेचुरल कारक है। तो शनि जिन भी चीजों का नेचुरल कारक है, नौकरी का भी कारक शनि होता है, आपका प्रॉब्लम्स का भी होता है, धर्म का कारक भी होता है, डिसिप्लिन का कारक भी होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने आप में लोगे। अब दूसरी चीज यहां पर हम पकड़ते हैं कि, और ये फिर सेकंड नंबर पे किनके रिजल्ट देगा, तो दूसरे तीसरे भाव के रिजल्ट देगा सेकंड नंबर पर। तो दूसरे तीसरे भाव के रिजल्ट का मतलब सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। तो सेकंड हाउस के रिजल्ट आपको जो भी हैं वो मिलेंगे किससे, सेल्फ से। अब सेकंड हाउस क्या बताता है आपका, सेकंड हाउस बताता है धन, सेकंड हाउस बताता है वाणी, सेकंड हाउस बताता है परिवार। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सोर्स कौन बनेगी, लग्न, मतलब आप खुद सोर्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें आप कमा के लेके आएंगे, आपको और कोई नहीं देने वाला है। थर्ड हाउस के भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं इसके अंदर। थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दिखाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज को दिखाता है, एक्स्ट्रा हॉबीज को दिखाता है, एड ऑन एजुकेशन को दिखाता है, आपकी कोई फ्रेंचाइजी वर्क को दिखाता है, आज के समय पर वो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा को दिखाता है। तो इन सभी से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और सोर्स कौन बनेगा, सेल्फ। आप खुद करोगे ये सारे काम। आपको यदि ऑनलाइन कुछ काम करना है तो खुद करना पड़ेगा, एफर्ट और पराक्रम दिखाने हैं तो खुद अपने आप को एफर्ट खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो ये आपका आ गया। अब हम देखते हैं इसका किसी से एक्सचेंज है क्या, तो एक्सचेंज जुपिटर से नहीं है। फिर हम देखते हैं इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, मगर जुपिटर का एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया कि नहीं है। तो ये अब आपको कोई रिजल्ट नहीं और कोई नहीं देने वाला। आपने शनि को लिख दिया, भाई ये रिजल्ट आपको D1 से मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अगले प्लेनेट पर, जिसको हम ले लेते हैं कि मार्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं जी। अब हम इस कुंडली के अंदर मार्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई मार्स कहां पर बैठा है। मार्स इस कुंडली में दूसरे भाव के अंदर बैठा है। देखिए मैं कैसे रिजल्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूं ना, मैं राशि देख रहा हूं, कुछ भी नहीं देख रहा हूं। कैसे पे मत जाइएगा, अभी आप एकदम से बोलोगे उचका बैठा है, ऐसा बैठा है। अब वो चीजें कैसे का हिस्सा है, कौन से रिजल्ट देगा, किन भावों के रिजल्ट देगा, ये देखना बिल्कुल सिंपल है। और आज की क्लास में आप सब समझ के जाओगे, अपनी अपनी कुंडलियों के नोट्स तैयार करोगे आप, जैसे मैं बता रहा हूं। और इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको हर एक क्लास में लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट अपना आप में ही नजर आने लग जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मार्स में प्रेडिक्ट करता हूं आपके सामने कि इस कुंडली के अंदर मार्स कौन से रिजल्ट देगा। तो हम कहेंगे कि मार्स जो रिजल्ट देगा उसका सोर्स होगा दूसरा भाव। अब दूसरे भाव की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा भाव होगा परिवार का भाव होता है, दूसरा धन का भाव होता है, दूसरा स्पीच का भाव होता है, दूसरा फूड का भाव होता है। इस तरीके से दूसरा जिन भी चीजों का होता है वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब रिजल्ट कैसे देगा, अब मार्स के साथ यहां पर गेम हो रहा है। देखिए मार्स की लॉर्ड से सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशंस,
तो नेचुरल सिग्निफिकेशन में क्या होता है उसका, मार्स के जो भी होते हैं, आपका असर्टिवनेस होती है, अग्रेसिवनेस होती है, आपका ये एक तरीके से स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, बॉडी बिल्डिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ों को मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मार्स देगा। सोर्स कौन होगा? दूसरा भाव, सेकंड भाव। अब देखिए जो असर्टिवनेस है, अग्रेसिवनेस है परिवार के अंदर, क्वेरल लड़ाई झगड़े भी परिवार के अंदर मार्स दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो जो भी एक काम करेगा सेकंड हाउस के बेस पर करेगा। सेकंड हाउस में एक्चुअली मार्स दांतों का कारक भी होता है, टीथ का कारक भी होता है, तो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको वो दे सकता है। अब यहाँ पर हम मार्स पर आते हैं आगे कि ये किन किन भावों का लॉर्ड है। तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं ये 5वें और 12वें भाव का लॉर्ड है। अब 5वें भाव के रिजल्ट भी देगा और ये आपको 12वें भाव के भी रिजल्ट देगा। देखिए कितना सिंपल होता है इसको समझना, ध्यान से समझिएगा। 12वां भाव किस चीज का है? एक्सपेंसेस। 12वां भाव किस चीज का है? लॉस। 12वां भाव किस चीज का है? आपका हॉस्पिटलाइजेशन। 12वां भाव किस चीज का है? आपका आइसोलेशन। ये सारी किसकी वजह से होंगी? आपकी परिवार और फैमिली की वजह से, आपके स्पीच की वजह से। जेल का भी भाव होता है आपका 12वां भाव। तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेंगे 12वें भाव के, उनका सोर्स कौन बनेगा? सेकंड हाउस, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू स्पीच, ड्यू टू फूड। अब 12th हाउस क्या है आपका? हो सकता है बहुत रेस्टोरेंट से मंगा के खाना शुरू कर दो, आपको फूड की वजह से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, परिवार पे खर्चे करने पड़ जाए आपको। सेकंड हाउस इज द सोर्स, और आपका एक्सपेंसेस किससे हो रहे हैं? आपके 12th हाउस की दशा है। साथ ही साथ में आपको दशा यहाँ पर 5th हाउस की है। तो 5th हाउस का मतलब क्या होता है? आपका 5th हाउस से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, मतलब एडिशन इन फैमिली। कोई भी व्यक्ति आप ऐसे संतान की तरह चाह सकते हो। आपका रोमांस हो सकता है, ये रोमांस का भी भाव है। आपकी लर्निंग हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परिवार से लर्निंग हो सकती है, परिवार के थ्रू लर्निंग हो सकती है, आपका परिवार के थ्रू आपका फैमिली एक्सटेंडेड कुटुंब में किसी से इस तरीके के आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सोर्स बनेगा सेकंड हाउस। 5th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, ये सारी चीजों का हाउसेज है। मगर उसका सोर्स कौन बनेगा? सोर्स बनेगा सेकंड हाउस। आपका परिवार, फैमिली के थ्रू आप ये सारी चीजें करोगे, फैमिली की वजह से सारी चीजें करोगे, वजह से, रीजन। सोर्स इज सेकंड हाउस। इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? आपको शेयर मार्केट में क्यों पैसे लगाने हैं? क्योंकि परिवार का आपके ऊपर प्रेशर होगा। सेकंड हाउस इज द सोर्स। सोचोगे मैं ज्यादा पैसे कमा लेता हूं, खर्चे ज्यादा कर रहे हो परिवार पर, लॉस की भी दशा चल रही है, एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आपको लगेगा चलो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सेकंड हाउस सोर्स हुआ। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्या इसका किसी से एक्सचेंज है क्या? तो हमने देखा एक्सचेंज नहीं है। तो अब चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, इसका किसी के साथ युति, कंजंक्शन है क्या? तो राहु के साथ इसकी युति नहीं है, क्योंकि राहु 22 डिग्री पर बैठा है, मार्स 7 डिग्री पर बैठा है। अब वीनस के साथ इसकी आप युति मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग युति तभी मान के चलिए जब 5 डिग्री से कम हो। स्टिल वीनस के साथ इसकी आप युति मान लीजिए। तो अब वीनस के भावों के रिजल्ट भी मार्स अपनी दशा में देगा। अब वीनस के भाव कौन कौन से हैं? वीनस का भाव हो गया आपका 6ठा, और वीनस का भाव हो गया आपका 11वां। तो 6ठे और 11वें भाव के रिजल्ट भी मिलेंगे। और सोर्स कौन बनेगा? सेकंड हाउस। तो 6ठा भाव क्या है आपका? डिस्प्यूट। 6ठा भाव क्या है आपका? डेट। 6ठा भाव क्या है आपका? जो भी लीगल प्रॉब्लम, डिजीज। अब देखिए को रिलेट करोगे, आपका पूरा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अभी एक खर्च करके आ रहा था 12वें भाव की वजह से, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है एक 5वें भाव की वजह से। अब जब खर्च भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो इसको डेट लेनी पड़ेगी, पक्का है ये बात। और फैमिली की वजह से, फैमिली के अंदर रहेगा तो वहां पर डिस्प्यूट भी होंगे, आर्ग्यूमेंट भी होंगे, सारी की सारी चीजें। इसको नौकरी भी करनी पड़ेगी। 6th हाउस इज द सोर्स। तो ये हो सकता है कुछ नौकरी करनी पड़े, इसको अलग से कुछ सर्विसेज करनी पड़े जिससे इसकी कुछ अर्निंग हो। कोई डॉग भी पाल सकता है, ये आपका कोई भी एज पेट भी रख सकता है जब इसकी दशा आएगी। तो 6th हाउस पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसका सोर्स कौन बनेगा? परिवार, फैमिली। सेकंड हाउस विल बी द सोर्स ऑफ दैट। खाना पीना भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है, डिस्प्यूट का कारण स्पीच भी हो सकती है, हार्श बोलता हो, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो चीज हो सकती है। और 11th हाउस, 11th हाउस होता है आपका विश फुलफिलमेंट होता है। 11th हाउस आपका सोशल सर्किल होता है। 11th हाउस आपका मेनली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो इसको फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे, सोशल सर्किल भी बढ़ेगा। और उसका भी सोर्स कौन होगा? आपका सेकंड हाउस होगा।
तो ये आपको रिजल्ट देगा शुक्र के। अब ये मत समझना शुक्र के नेचुरल कारकत के रिजल्ट नहीं देगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। शुक्र के भावों के जिस प्लेनेट के साथ युति में है उसके भावों के रिजल्ट देगा, ये माइंड के अंदर बिठा लीजिए। अब और देखते हैं आगे, इसको कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या? तो यहां पर हम डालते हैं जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सैटर्न एस्पेक्ट नहीं कर रहा, और बाकी तो कोई एस्पेक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता, राहु केतु का एस्पेक्ट नहीं होता है। तो अब देखिए हमने आपके सामने मार्स को पूरी तरीके से एनालाइज किया है, मार्स को एनालाइज कर दिया। अभी आप में से यदि कोई, मैं बीच में रुक रहा हूं, और भी प्लेनेट को मैं करूंगा, आपके कोई क्वेश्चन अराइज हुए हो माइंड में तो वो आप रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस, यदि किसी को कुछ पूछना हो या सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो ठीक है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग कहोगे कि भाई मुझे कुछ डाउट है। जी अनंत लक्ष्मी मैम बोलिए। अभी आपने जो कहा वीनस इज कंजंक्ट विद इट, सो इट विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ that house also, but Venus significance need not be considered, right? Yes. Right? Yes. हाँ, and now that Venus, अभी Mars का aspects will be checking, right? Which are the houses that Mars is aspecting, वो भी देखना है, right? नहीं, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, okay. Only which planet is aspecting Mars, वो देखना है. Yes. Okay. Okay. So that means only the planet that aspects the Dasha Lord we'll have to check, not whether. नमस्कार सर। Right. Thank you, sir. जी नमस्कार जी विवेक जी। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक ही मतलब एक ऑर्ब के अंदर या दो नवमांश के अंदर 3-4 प्लैनेट्स की होती है, मतलब जिसकी दशा चल रही सर, तो सर वो किसके पर रिजल्ट देगा? बारी बारी से देगा कि जिससे ज्यादा कंजंक्ट होगा उसके देगा, कि जिसकी फ्रेंडशिप ज्यादा रहेगी उसके देगा? अभी ये मानिए वो सभी के देगा, कोई फ्रेंडशिप से मतलब नहीं है, वो सभी भावों के रिजल्ट देगा। तो जितने से कंजक्ट है सभी के दे देगा? डेफिनेटली 4 से कंजक्ट है विद इन ऑर्बिट, तो वो चारों के रिजल्ट देगा। जी थैंक यू सर। प्लेनेट जो भी प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्लेनेट उसके साथ कंजक्टेड है, उन सभी के भावों के रिजल्ट देगा वो अपनी दशा और अंतरदशा में। आपकी लाइफ के अंदर सभी भावों के रिजल्ट लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए कभी भी ये मत चौंकिए कि ये इतने भावों के देगा। आपकी जो लाइफ होती है पहले उसको जनरलाइज करिए। हम क्या सोचते हैं ये जो बहुत बड़े रिजल्ट थोड़ी होते हैं हमारी लाइफ में, होता ही है, कोई इवेंट नहीं होता कई बार सालों तक, जैसे वैसी चल रही होती है, मगर छोटी मोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कभी हम बीमार हो गए, किसी दिन ज्यादा खुश हो गए, किसी दिन कोई घर में गेस्ट आ गया, किसी दिन हम कहीं घूमने चले गए, तो इसी तरीके की तो इवेंट होते हैं। मेजर इवेंट तो लाइफ में कभी कभार होते हैं, तो आपको सेम टाइम पर मल्टीपल रिजल्ट मिल रहे होते हैं। एक दिन में यदि आप अपनी घटनाओं को एक नोटबुक पर लिख लोगे तो आपको लगेगा सारे 12 हाउसेस के रिजल्ट आपको हर दिन मिलते हैं, मगर जिस प्लेनेट की दशा वगैरह चल रही होती है उसके रिजल्ट आपको प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं, औरों के कंपैरिजन में थोड़ा हायर लेवल पर मिलते हैं थ्रू आउट। जी नहीं सर, मतलब इसका